हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट ट्विंकल झा और मैं आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल जुडिशरी प्लस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, वो आपको उसकी लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो प्लीज़ गो एंड चेक। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ स्टार्टिंग से स्टार्ट की है, इंट्रोडक्शन से लेकर आर्टिकल 16 पार्ट 1 तक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है और उसके सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो आप जाके प्लीज़ देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर हमने देखे थे इसके 5 क्लॉजेज जो कमेंसमेंट के टाइम में ही इनकॉर्पोरेट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हमने देखा था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर जो 1963 का केस था, उसमें क्या बोला था कोर्ट ने। फिर आया हमारा देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964, ये भी हमने देख लिया था। एंड द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस का केस भी हमने ब्रीफ में देखा था। और एबीएस के संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और एक ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट भी है आर्टिकल 16 से रिलेटेड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको कि मंडल कमीशन केस भी बोलते हैं। फिर हम देखेंगे 77th अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट, फिर ये वीरपाल सिंह चौहान का केस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। फिर उस 85th अमेंडमेंट में क्या हुआ था वो देखेंगे। और लास्ट में एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हेल्ड हुआ था। और ये जो रिसेंट अमेंडमेंट की गई है आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में, वो भी हम आज के लेक्चर में ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस है और इसको पॉपुलरली मंडल कमीशन केस भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया था आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को डिटेल में। और इससे पहले जितने भी जजमेंट आए, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो था कैरी फॉरवर्ड रूल को लेके कि हम 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये सब चीज़ को लेके जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज थी, उन सब को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट दिया। तो जो मेजॉरिटी ओपिनियन थी सुप्रीम कोर्ट की वेरियस एस्पेक्ट को देखते हुए रिजर्वेशन की 16 क्लॉज 4 के अंदर, वो इस प्रकार उन्होंने समराइज किया। पहले पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक बेसिस। द मेजॉरिटी हेल्ड दैट अ कास्ट कैन बी and quite often a social class in India, and it is backward social, it would be a backward class for the purpose of 16 clause 4। तो मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने इसमें ये बोला कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न के बारे में बोला गया है, वो जो है सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे डिसाइड नहीं होंगे, इनको कास्ट के बेसिस पे भी डिसाइड किया जा सकता है। और यहाँ कास्ट का मतलब है सोशल क्लास इन इंडिया, ठीक है। और अगर ये बैकवर्ड सोशल क्लास हैं तो इनको बैकवर्ड क्लास ही कंसीडर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है 16 क्लॉज 1 का, ये बस एक इंस्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन है। मतलब इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। रिजर्वेशन जो है वो 16 क्लॉज 1 के अंदर भी दिया जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से रिजर्वेशन जो है क्लॉज 1 के अंदर भी दिया जा सकता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को बेसिस मान करके, ठीक है। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे। बैकवर्ड क्लासेस के बारे में जो 16 क्लॉज 4 में दिया गया है वो सिमिलर नहीं है किसी भी तरह से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में दिया है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो बहुत ही वाइडर है अपने एस्पेक्ट में 15 क्लॉज 4 के हिसाब से, ठीक है। तो 16 क्लॉज 4 इज़ मच वाइडर देन 15 क्लॉज 4। 15 क्लॉज 4 में मैंने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को अच्छे से डिस्कस किया था, वो आपको उसके लेक्चर में मिल जाएगा। तो जो
क्वालिफाइंग वर्ड यूज़ किए गए हैं 15 क्लॉज 4 में, वो कहीं पे भी 16 क्लॉज 4 में यूज़ नहीं किए गए हैं, और जो इटसेल्फ शो करता है कि 16 क्लॉज 4 का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है 15 क्लॉज 4 मुताबिक। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट में, जो कि बताता है क्रीमी लेयर जो है उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए बैकवर्ड क्लास से। इन्होंने ये भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, क्रीमी लेयर को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रिविलेज है, उनको इंक्लूड करके हम फिर से प्रिविलेज देंगे तो ये तो इटसेल्फ डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो उनको इन्होंने एक्सक्लूड किया था। फिर पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने बोला कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो परमिट करता है क्लासिफिकेशन किसका, बैकवर्ड क्लासेस का, इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, मतलब बैकवर्ड क्लासेस में भी दो पार्ट आ गए, अब एक बैकवर्ड एक मोर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो जजमेंट था इंदिरा सावने का, मंडल कमीशन का, इसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन भी बताया था बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासेस में। ठीक है, फिर 6 पॉइंट हमारा इन्होंने ये बोला कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया। हम सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया को बेसिस मान के क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, और भी क्राइटेरिया है जो, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ही बोला कि कास्ट एक बहुत ही मेजर क्राइटेरिया है। हमें ये सब पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के ही क्लासिफिकेशन करना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज़ नॉट द बेसिस। ठीक है, फिर 7 पॉइंट में इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए इन एनी केस। ठीक है, जो कि हमने देखा था प्रीवियस केसेस में भी कि इन्होंने बोला था एक्सीड नहीं कर सकते हैं 50% से ज़्यादा। मैक्सिमम लिमिट रिजर्वेशन की 50% ही होनी चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने बोला था कि प्रमोशन में भी कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। ठीक है, एक बार आपको मिल गया, आपको जॉब मिल गई, अब आप प्रमोशन में भी चाहोगे कि आपको रिजर्वेशन मिलेगी तो सॉरी, ऐसा नहीं होगा, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, और ये जो है ये कन्फाइंड है सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में। जब आपको एक बार अपॉइंटमेंट मिल गई ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, आप ऑलरेडी प्रिविलेज क्लास आ गए, आपको वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। अब आपके पास जरिया है कि आप ऊपर जा सकते हो और compete कर सकते हो जनरल क्लासेस ऑफ पीपल से। अब फिर से अगर हम आपको रिजर्वेशन देंगे तो ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा हमारे जनरल लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने बोला कि प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड हम नहीं कर सकते हैं। फिर आया हमारा 9 पॉइंट, जिसमें कोर्ट ने डायरेक्ट किया यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए जो एग्जामिन करेगा कंप्लेंट। ठीक है, और ओवर इंक्लूज़न और अंडर इंक्लूज़न जितने भी कंप्लेंट्स आएंगे ओवर इंक्लूज़न या अंडर इंक्लूज़न से रिलेटेड, ये सारी एग्जामिनेशन ये कौन करेगा, ये परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी करेगी, ये देखेगी वो सारी चीज़ें, सारे कंप्लेंट्स। ठीक है, चलिए फिर इन्होंने बोला रिजर्वेशन जो है वो कैसे दिया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे दिया जा सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ही जाके हर टाइम रिजर्वेशन के लिए रूल्स बनाए और हर टाइम वही डिसाइड करे, एग्जीक्यूटिव भी ऑर्डर दे सकती है रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, फिर 11 पॉइंट में इन्होंने कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया करेक्टनेस के बारे में, एडुकेसी के बारे में कि कितना सही था, कितना एडुकेट था, कितना एप्ट था मंडल कमीशन का रिपोर्ट, इसके बारे में इन्होंने कोई ओपिनियन नहीं दिया अपने जजमेंट में। फिर जो डिस्प्यूट था रिगार्डिंग न्यू क्राइटेरिया जो भी रेस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो कोई भी अब आगे जो है वो बस सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी। इसके रिगार्डिंग जितने भी डिस्प्यूट होंगे, हाई कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल जो है इसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट देख ही नहीं सकती, डील ही नहीं कर सकती, ये इन्होंने इस केस में बोल दिया। ठीक है, अब मंडल कमीशन के बाद क्या पोजीशन थी। ठीक है, तो मंडल कमीशन ने बहुत ही अच्छा एक रीजनेबल सॉल्यूशन दे दिया था। रिजर्वेशन का जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, इतने सारे केसेस जो हमने डिस्कस किए, थॉमस का केस था, ABS के संघ का केस था, ये सारे केसेस में जितने भी प्रॉब्लम चल रहे थे इसकी एक अच्छी सॉल्यूशन दे दी मंडल कमीशन के केस में। लेकिन जो पॉलिटिशियंस थे वो स्टिल ट्राई कर रहे थे कि ये जो मंडल कमीशन का जो डिसीजन है इसको किसी भी तरह हम डाइल्यूट कर दें इसके इफेक्ट को, क्योंकि ये ज़्यादा खुश नहीं थे। ठीक है, उनके वोट बैंक पे इफेक्ट होने वाला था और इसके कारण ही ये चाहते थे ये किसी भी तरीके से डाइल्यूट हो जाए। तो ये जो चीज़ थी, ये जो पॉलिटिशियन की थिंकिंग थी, ये बेस रखता है 77th अमेंडमेंट का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 77th
जिसमें 16 क्लॉज 4 ए ऐड हुआ। ये इसी बेसिस पे ऐड हुआ क्योंकि ये डाइल्यूट करना चाहते थे मंडल कमीशन का जजमेंट, ठीक है। ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए जो ऐड किया, इन्होंने इसमें बेसिकली रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब अलाउ कर दिया इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। बेसिकली जब हमारा कॉर्पोरेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तब तो कुछ प्रमोशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, इसमें रिजर्वेशन के बारे में कोई बात ही नहीं की गई थी। और मंडल कमीशन में भी इन्होंने बोल दिया कि हम रिजर्वेशन जो है सिर्फ इनिशियल स्टेज पर अलाउ करेंगे, प्रमोशन में नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज पे आपको एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप प्रिविलेज क्लास में आ जाते हो, आप कम्पीट करने लायक हो जाते हो। तो प्रमोशन में हम अगर आपको देंगे तो फिर तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन पॉलिटिशियन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, प्रमोशन में नहीं देंगे, तो फिर उनको अपना वोट बैंक गंवाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया 16 क्लॉज 4 ए और उसमें स्पेसिफिकली ये डाला कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने से इनका कुछ हुआ नहीं कि 77th अमेंडमेंट देने के बाद भी इनको लगा कि अभी भी हमारे वोट बैंक पे खतरा है, और ये 2000 में 81st अमेंडमेंट लेकर आए, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बी ऐड कर दिया, जिसमें इन्होंने प्रोवाइड किया कि हम जो है रिजर्वेशन 50% से एक्सीड कर सकते हैं, और इन्होंने ABS के संघ के जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया, ठीक है। और जो मंडल कमीशन का था जजमेंट, उसको इन्होंने नलीफाई कर दिया और इसमें अलाउ कर दिया 50% से एक्सीड भी कर सकता है रिजर्वेशन 81st अमेंडमेंट में। अब यहाँ से टसल स्टार्ट हुई जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच, ठीक है। हमारी जो जुडिशरी थी वो चाह रही थी कि रिजर्वेशन जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मिले, लेकिन जो लेजिस्लेचर थी वो चाह रही थी कि नहीं, हमारी वोट बैंक इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे रिजर्वेशन का कुछ भी हो। तो फिर इन्होंने रिजर्वेशन अलाउ कर दिया 50% से ज़्यादा, ठीक है। तो अब आया हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह चौहान का केस, जो 1995 में आया था। इसमें ये हेल्ड हुआ कि even if reservation is given in promotion, it will not provide consequential seniority benefit, ठीक है। अब consequential seniority benefit क्या होता है? consequential seniority benefit मतलब जब हम प्रमोशन हमें मिलता है तो हमें सैलरी हाइक भी मिलती है, हमें कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं और हम रिजर्वेशन दे रहे हैं प्रमोशन में, लेकिन हम कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बेनिफिट नहीं देंगे। हम आपको सैलरी हाइक नहीं देंगे प्रमोशन की जो होती है, ना ही हम आपको और कोई अदर बेनिफिट देंगे जो कि उस प्रमोशन से रिलेटेड है। तो फिर ये तो मंजूर नहीं था लेजिस्लेचर को हमारे। तो 2001 में वो लेकर आ गए 85th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि उन्होंने अमेंड कर दिया आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए को, और उन्होंने ऐड कर दिया कि प्रमोशन जो है वो होगा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ। यानी कि यहाँ इन्होंने वीरपाल सिंह चौहान के केस को पूरा नलीफाई कर दिया और बोला कि भाई आप कुछ भी बोलो, हम तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में भी ऐड करेंगे, हम तो किसी भी कीमत पे अपने वोट बैंक को अफेक्ट नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने 77th अमेंडमेंट भी लाया, 81st भी लाया एंड 85th अमेंडमेंट भी लाया। द पर्पस इज ओनली टू कीप देयर वोट बैंक सेफ। फिर फाइनली 2006 में हमारा आया एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने बोला कि DPSP और फंडामेंटल राइट दोनों जो है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ गोल ऑफ सोशल जस्टिस है, ठीक है। दोनों सोशल जस्टिस को पाने के लिए ही बनाया गया है। इवन द फंडामेंटल राइट हैव सोशल जस्टिस इम्प्लिसिट इन देम। सोशल जस्टिस के बारे में फंडामेंटल राइट इम्प्लिसिट किया गया है फंडामेंटल राइट में और DPSP में, लेकिन दोनों ही सोशल जस्टिस के लिए ही बनाया गया है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 जो है वो इंडिविजुअली स्पेसिफिक है। मतलब 16 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल सिटीजन को लेके बात कर रही है, ठीक है। जहाँ की क्लॉज 4 16 क्लॉज 4 ए और 4B जो है ग्रुप स्पेसिफिक है, वो ग्रुप से रिलेटेड बात कर रही है, ठीक है। इट इज इन देयर एसेंशियल स्पिरिट आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रेदर दे फर्दर द गोल ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। तो ये जो है
ये इसका स्पिरिट है, एसेंशियल स्पिरिट है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी तरह से नहीं है, क्योंकि 16 क्लॉज 4 फॉर ए और 4B ये सारी चीज़ें जो है ये ग्रुप स्पेसिफिक है, और 16 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जो है वो इंडिविजुअल को लेके चल रहा है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। तो ये किसी भी कीमत पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ये सोशल जस्टिस को ही सर्व कर रहा है। तो एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में सारी कहानी ही ख़त्म हो गई, क्योंकि जुडिशरी ने भी लेजिस्लेचर का साथ दे दिया और मंडल कमीशन को पूरी तरह से नलीफाई कर दिया। ठीक है, फिर आया हमारा 16 क्लॉज 6 जो कि 2019 में ऐड हुआ। इसमें बोला गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट in favor of any economic weaker section of citizen other than the classes mentioned in clause 4 in addition to the existing reservation and subject to the maximum 10% of the post in each category। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 15 क्लॉज 6 में कि 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दे दिया गया 2019 में। किस लिए रिजर्वेशन दिया गया? फॉर द अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन और अदर देन क्लास मेंशन इन क्लॉज 4, मतलब क्लॉज 4 में जो भी क्लास मेंशन किए गए थे उसको छोड़ के बेसिकली यहाँ रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% के रिजर्वेशन दिए थे। वो सब क्राइटेरिया फुलफिल करने से 8 लाख की इनकम, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा रेसिडेंशियल एरिया नहीं होनी चाहिए, ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करने से जो रिजर्वेशन मिल रही थी तो इन्होंने ये भी अलाउ कर दिया। सो होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आर्टिकल 16 का मैंने डिटेल में डिस्कशन किया, हर चीज़ मैंने कवर की है इस लेक्चर में और पूरी टसल बताई है जो कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में हुई थी। और जैसे एम नागराज में जुडिशरी ने लेजिस्लेचर की बात मान ली और फाइनली ये टसल ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि जो आर्टिकल 15 में क्लासिफिकेशन का ग्राउंड है वो 5 बेसिस पे ग्राउंड है। ठीक है, जो मैंने आपसे अच्छे से डिस्कस किया था। 16 में 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे, जिसके ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो वो कौन से एक्स्ट्रा ग्राउंड है जो 16 में मेंशन है और आर्टिकल 15 में मेंशन नहीं है? तो वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ खुद से बताएं, बिना चेक किए, बिना चीट किए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड। दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।